हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग आपके आने वाले जेएसएससी लैब असिस्टेंट पीजीटी एंड टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। आपके सिलेबस का ये चैप्टर नंबर 8 है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जेएसएससी लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये जेएसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ। मैं अधिक से अधिक आपका जो सिलेबस है उसमें थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने बुक प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। बुक प्लस जो भी हैंड रिटन नोट्स हम लोगों ने अभी तक किए हैं, बुक प्लस हैंड रिटन नोट्स, ये दोनों ही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जाकर के टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कीजिएगा @bound2education @bound2education, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। बाउंड टू एडुकेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, आप डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा @bound2education में, इसमें मैसेज जाएगा। आप बोल दीजिएगा बुक और हैंड रिटन नोट्स का आपको पीडीएफ चाहिए, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दोनों ही का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 50 रुपीज़ लगेंगे। देखिए 50 रुपीज़ अधिक नहीं होते हैं। 50 रुपीज़ आप लगा करके अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, 5-6 दिन बचा हुआ है, 5-6 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको बुक प्लस हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज का टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। चलिए जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जेएसएससी में इस टॉपिक से पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम होता है या फिर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अदर सब्सटेंस को अपने में डिसॉल्व करता है, यूज टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2O। ठीक है, H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी नीचे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं H2O का। H2O एक ऐसा मीडियम है जो कि अदर सब्सटेंसेस जैसे कि चीनी हो गया या फिर आपका नमक हो गया, उसको डिसॉल्व करता है। तो उसी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं जो कि अदर सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो जैसे कि H2O को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आपका चैप्टर नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो लेकिन वाटर से संबंधित क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन सकता है। बेसिक लेवल में अधिक पढ़ने का प्रयास करें, बेसिक लेवल के क्वेश्चन अधिक जेएसएससी में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है उसके बारे में भी नीचे जानेंगे। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है जिसके कारण इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि इट कैन डिसॉल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इसे इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट इजीली अवेलेबल, ये बहुत ही अधिक इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, NH3 भी आपका सॉल्वेंट है, लेकिन क्या आपके घर में NH3 है, लेकिन वाटर है। ठीक है, इसीलिए वाटर इज इजीली मोस्ट इजीली अवेलेबल, ये कहीं भी मिल जाता है, इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कहा गया है। ठीक है, इट इज़ न्यूट्रल, कलरलेस एंड नॉन पॉइजनस। ये न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है और नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए भी इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग लिक्विड रेंज, इसका जो लिक्विड का रेंज है वो बहुत अधिक होता है, अर्थात कि 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अर्थात कि 0 डिग्री से नीचे ये फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री से ऊपर ये बॉयल होता है। तो 1 डिग्री से आप सोच करके चलिए 99 तक, इतना ये लगभग लिक्विड अवस्था में रह सकता है, अर्थात कि द्रव्य अवस्था में रह सकता है। तो ये जो रेंज है ये बहुत बड़ा रेंज है और इसको किसी भी कंडीशन में उपयोग किया जा सकता है लिक्विड के रूप में। इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत अधिक होता है, 81.7 एट 18 डिग्री सेल्सियस, एंड इज देयरफॉर एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर मेनी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और बहुत ही अधिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट पे। ठीक है, वो तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया वाटर के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए क्योंकि जेएसएससी अधिकतर बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पीएचडी लेवल का आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जेएसएससी लेवल का तैयारी करें और उसी से क्वेश्चन बनेगा। आप पीएचडी लेवल का मैकेनिज्म पढ़ के जाएंगे, कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, वो आप पीएचडी में काम लगाइएगा, अभी जेएसएससी लेवल का
प्रिपरेशन करें और जितने भी 9, 10, 11, 12 में हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहें। टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सबसे पहले जानते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट किसे कहा जाता है। व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट? द सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट। वैसे सॉल्वेंट जो वाटर नहीं है उन सारे सॉल्वेंट को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। सिंपल सा बात है, एक्वस मतलब वाटर, नॉन मतलब वाटर नहीं होगा। जो वाटर नहीं होगा और सॉल्वेंट के रूप में फिर भी हम लोग उपयोग करते हैं उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। सबसे पहले जब सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया गया था तो वाटर को ही उपयोग किया गया था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना विभिन्न प्रकार का थ्योरी दिया और कहा कि वाटर के बावजूद भी अन्य बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका उपयोग हम लोग सॉल्वेंट के रूप में कर सकते हैं। तो उन्हीं सॉल्वेंट को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में हम लोग एल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं, एथर, एसीटोन, बेंजीन, CCl4, इन सब का उपयोग भी हम लोग सॉल्वेंट के रूप में कर सकते हैं जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। उसके बाद NH3, SO2 ये सब भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, क्यों नॉन एक्वस सॉल्वेंट इन सबको कहा गया? इन सबको इसलिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहा गया क्योंकि कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिनका जो प्रॉपर्टी है वो वाटर से मिलता जुलता था, अर्थात कि वाटर जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व कर सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस भी दूसरे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वाटर के जैसा वेराइटी नहीं था कि वो बहुत सारे वेराइटी के सब्सटेंसेस को अपने डिसॉल्व करे, कुछ कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ये डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि H2O अगर दोनों रिएक्ट करते हैं तो H3O+ और OH- यहाँ पे बनाते हैं। उसी प्रकार NH3 भी रिएक्ट करके NH4+ और NH2- बनाता है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे लगभग NH3 का जो प्रॉपर्टी है वो लगभग H2O के जैसा ही है। तो इन सब से पता चलता है कि हम लोग NH3 को भी सॉल्वेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, भले उसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, SO2 का भी नीचे एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे कि SO2 रिएक्ट कराएंगे तो SO2+ और SO3- मिलेगा, तो इसको भी हम लोग सॉल्वेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट से संबंधित सारी जानकारियों को। नीचे देखते हैं फिजिकल कांस्टेंट ऑफ सम सॉल्वेंट। ये टेबल इतना अधिक इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस टेबल में आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, ये इतना अधिक इंपॉर्टेंट है ये टेबल। थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा, अपना दिमाग पे जोर लगाइए या फिर कहीं पे लिख लीजिए, दीवार में साट लीजिए, 2-4 दिन देख लीजिएगा। 2-4 दिन ही टाइम है, ज़्यादा तो टाइम है नहीं लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला है H2O। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये बॉयल होना शुरू हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे 81.7 होता है एट 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे 81.7 होता है। डाइपोल मोमेंट कितना है? तो 1.84 D, इसे याद रखेंगे। डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आता है, आप फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ के पढ़ के चले जाइएगा और सोचिएगा कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट तो मैंने कर लिया है और कुछ टेंशन नहीं है, जा करके आपका क्वेश्चन में आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो इसे भी याद रखेंगे। डाइपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, NH3 का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही नीचे होता है, -77.7 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी -33 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए NH3 को, अर्थात कि अमोनिया को जैसे ही निकालिएगा पूरा एकदम तुरंत से वो धुआं में उड़ जाता है। ठीक है, तुरंत से उड़ के खत्म हो जाता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -77.7 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत नीचे होता है, -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे 22 एट -33 डिग्री सेल्सियस पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 22 होता है। डाइपोल मोमेंट 1.46 इसका डाइपोल मोमेंट होता है, याद रखेंगे। SO2 का -75 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15.4 एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.60 इसका डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका होता है 15.4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। HF हाइड्रोफ्लोरिक का कितना होता है? -89.4 डिग्री सेल्सियस होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए HF का उपयोग आजकल बहुत अधिक लेबोरेटरी में होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा वाटर के आसपास, बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड में
रूम टेम्परेचर के आसपास लगभग ये लिक्विड में रहता है, ठीक है। 0 से 19 डिग्री सेल्सियस ऐसा है कि जिसमें हम लोग उपयोग इसे कर सकते हैं। जबकि NH3 जो है इसका भी उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसका नहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ही -33 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात कि आप रूम टेम्परेचर में निकालेंगे, निकालते ही ये उड़ जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जहाँ पे करते हैं तुरंत से जो भी हम लोग को प्रक्रिया करना रहता है तुरंत से करना रहता है, ठीक है। HF का याद रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 83.6 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.90। HCN का -13.4 डिग्री सेल्सियस 22.6 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 106.8 एट 25 डिग्री सेल्सियस में होता है और 2.93 इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो इन सारी जानकारियों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपका ये 1 से 2 मार्क दिलवाएगा, ठीक है। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। 2-3 तरह का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेनली 2 तरह का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग और जानेंगे कि किस प्रकार इसको हम क्लासिफाइड करते हैं और क्लासिफिकेशन से भी आपका क्वेश्चन में रह सकते हैं और ये आपके सिलेबस में भी है। तो एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं जिसमें प्रोटोनिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट 2 प्रकार से इसे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। प्रोटोनिक सॉल्वेंट वैसे सॉल्वेंट को कहते हैं जो कि H+ आयन देते हैं, ठीक है। HF जैसे कि हो गया ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट, प्रोटोनिक से ही पता चल रहा है ये प्रोटोन देगा, ठीक है, ये प्रोटोन देगा। तो ये प्रोटोनिक HF जैसे कि H+ यहाँ पे दे रहा प्रोटोन, जैसे CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस H+, तो ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन में प्रोटोन जो देते हैं, प्रोटोन जो डोनेट करते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट वैसे सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि CCl4 हो गया, SO2 हो गया, ये ना तो प्रोटोन डोनेट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपको मालूम होगा तब ना आप टिक कीजिएगा। तो इसे आप याद रखेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट वैसे सॉल्वेंट को कहते हैं जो ना तो प्रोटोन डोनेट करते हैं और ना तो एक्सेप्ट करते हैं। सिंपली आप तुक्का लगाना चाहें तो इसमें हाइड्रोजन होगा ही नहीं, हाइड्रोजन होगा तब ना ये डोनेट करेगा। जैसे कि CCl4 SO2 ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है और ये ना तो प्रोटोन डोनेट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते देखते हैं दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं सॉल्वेंट को। ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसमें हम लोग 3 भागों में बांटते हैं इसे, एसिड सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो एसिड सॉल्वेंट देखते हैं। एसिड सॉल्वेंट वही सिंपल सा है जो हम लोग प्रोटोनिक सॉल्वेंट में पढ़े, वही सेम है। और एसिड सॉल्वेंट जो होते हैं ये ब्रोंस्टेड एसिड होता है, इनको ब्रोंस्टेड एसिड कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटोन डोनेट करते हैं। जैसे कि HF में H++ F- CH3COOH को अगर हम लोग सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो CH3COO- प्लस H+ होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन, ठीक है। और इसीलिए इनको ब्रोंस्टेड एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोन डोनेट करते हैं। और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड थ्योरी बेस थ्योरी हम लोग जो पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस या फिर जो मॉलिक्यूल H+ या फिर प्रोटोन डोनेट करते हैं उनको हम लोग एसिड कहते हैं। बेसिक सॉल्वेंट वैसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि H+ को गेन करते हैं, अर्थात कि एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि NH3 + H+। तो यहाँ NH3 क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। H2O क्या सॉल्वेंट है, बेसिक सॉल्वेंट है क्योंकि ये H+ को गेन कर रहा है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, एक्सेप्ट प्रोटोन। और एम्फीप्रोटोनिक सॉल्वेंट जो होता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, इसे क्या कहते हैं, जो कि दोनों ही काम करता है, अर्थात कि एसिड सॉल्वेंट का भी काम करता है और बेसिक सॉल्वेंट का भी काम करता है। इन दोनों का जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों का काम करेगा ये, कुछ एग्जांपल नीचे दिया हुआ है देख सकते हैं। H2O जैसे कि H+ और OH- दोनों का काम करेगा, ये एसिड का भी काम करेगा, बेसिक का भी काम करेगा। NH2 CH2COOH, ये NH2 CH2COO- और H+, ये दोनों ही का काम कर रहा है। तो ऐसे हम लोग जो आपका सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों ही प्रकार का काम करता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नॉन एक्वस से सॉल्वेंट से संबंधित जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने करवा दिया। इससे संबंधित और भी कुछ अगर मुझे लगेगा तो मैं उसे भी करवा दूंगा। अगर इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर विजिट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे आईडी दिया हुआ, टेलीग्राम का आईडी, डायरेक्टली जाकर के मैसेज कीजिएगा @bound2education, ठीक है। या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक मिल जाएगा @bound2education,
ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, डायरेक्टली आप मैसेज कीजिएगा @bound2education सर्च कीजिएगा सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में, इसमें डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा। मैं बुक प्लस जो भी PDF मैं बनाता हूँ हैंड रिटेन, उन दोनों का ही PDF में भेज दूंगा आपको। ओनली 50 रुपीज़ लगेंगे। 50 रुपीज़ देखिए आप नाश्ता में भी खर्चा कर देते हैं। अभी 4-5 दिन बचा हुआ, 4-5 दिन पढ़ने के लिए बहुत होता है, ठीक है। दिन रात अगर आप मेहनत करेंगे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन का आप टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। और अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।